अपनी बचपन की दोस्त को पूरी तरह यांडर बनने से रोकने के लिए मैंने जिंदगी का रीसेट बटन दबाया। मैंने उसे अपनी बहन की तरह पाला, उसे अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाला। दिन में मैं उसे सिविलाइज्ड सोसाइटी के कोर वैल्यूज सिखाता, रात में मैं उसे इनफेमस आउटलॉ जॉन डो के कानूनी किस्से सुनाता। जब मैं बहुत खुश था कि इस बार मेरी बचपन की दोस्त यांडर नहीं बनेगी, तो मैंने उसके कमरे में खोजबीन की और एक एक्वेरियम डायरी निकाली, एक घनी भरी स्टॉकर लॉग। उसमें मेरे बारे में हर एक दर्दनाक विवरण लिखा था। हमारी पहली मुलाकात की तारीख, पहली बार हाथ पकड़ने की तारीख, यहाँ तक कि मेरे पहले नॉक्टर्नल अवेकनिंग की सही तारीख अभी। जैसे ही मैं ये पढ़ रहा था और पसीना पसीना हो रहा था, मेरी बचपन की दोस्त ने चुपके से पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। भाई, तुम्हारे कपड़ों से आज पुरुषों की कोलोन की खुशबू आ रही है। कट्टू, मैं 8 साल का हूँ, अपने घर के सोफे पर बैठा हूँ, एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी की तरह आहें भर रहा हूँ। गली के उस पार के दरवाजे से एक बिल्ली के बच्चे जैसी दयनीय रोने की आवाज आई। गली के उस पार की लड़की लायरा को 2 दिनों में 5वीं बार पीटा जा रहा था। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, मैं पुनर्जन्म ले चुका था, ठीक 8 साल की उम्र में वापस। इस पल मैंने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा। पूरी गंभीरता से अपनी माँ इवलिन से, जो किचन से बाहर आई थी, कहा, माँ चलो हम पैक करके कहीं और चलते हैं। मुझे लगता है हमारे घर की औरा थोड़ी श्रापित है। मेरे शब्द खत्म होने से पहले मेरी माँ ने मेरे सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तू बदतमीज है, बकवास बंद कर। तेरी आंखों में तो बस टीवी पर वह कार्टून भेड़ है, क्या औरा शापित? सब बकवास। तेरी समर होमवर्क खत्म हुआ? ये कहते हुए उसने सामने के दरवाजे की तरफ देखा। आवाज धीमी करके बुदबुदाई, ये पाप है, सच में इतनी प्यारी बच्ची को रोज पीटना। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, पाप? भूल जाओ पाप और प्यारी बच्ची। जब ये लड़की बड़ी होगी तो ये सचमुच मेरी जान ले लेगी। लायरा की पारिवारिक स्थिति एकदम तबाही थी। एक शराबी पिता, एक भागी हुई माँ और पीछे छोटी बेटी। जब से मुझे याद है, गली के उस पार की छोटी बहन हमेशा रोती थी। उसके कपड़े हमेशा मैले कुचैले होते थे। इस वजह से स्कूल में उसे अक्सर नजरअंदाज और अलग थलग किया जाता था। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि उसकी माँ उसे नहीं चाहती, कि वह एक बेकार आवारा है। उस समय हालांकि मैं लायरा का पड़ोसी था, मैंने कभी उसे बुली नहीं किया, लेकिन स्कूल में मैंने कभी पहल करके उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। ये सोचकर मैं एक भारी आह भरे बिना नहीं रह सका। इन सब के बावजूद आखिर लायरा मुझसे कैसे प्यार कर बैठी और यहाँ तक कि मेरा अपहरण भी कर लिया। जब मैं अभी भी अपने दार्शनिक विचारों में खोया था, मेरी माँ ने मुझे सोया सॉस लाने चिल्लाया। मैंने मौका लेकर अपनी जेब खर्ची से चुपके से एक फूली हुई कॉटन कैंडी खरीदी। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचा और अपनी शुगर क्लाउड का एक बड़ा टुकड़ा खाने ही वाला था, मैंने लायरा को देखा। उस सुंदर छोटी लड़की का चेहरा नीले बैंगनी खरोंचों से भरा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसके होठों के कोने फटे और खून से लथपथ थे। हालांकि उसने गर्मियों में लंबी बाजुएं पहनी थीं, फिर भी झांकती त्वचा पर निशान दिख रहे थे। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा शरीर सहज रूप से प्राचीन आतंक की स्थिति में आ गया। मेरी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। आखिरकार अपने पिछले जन्म में मुझे उसने ड्रग दिया, एक पागल दिन रात गुजारा और फिर वहीं बिस्तर पर मेरी मौत हो गई। कौन उससे नहीं डरेगा? मानो मेरी भयभीत नजर को महसूस करते हुए उसने अचानक एक खाली भावहीन चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। उन आंखों में ठंडक और नफरत भरी थी। अपने पिछले जन्म में उसके द्वारा फंसाए जाने का डर बुलबुला रहा था। असंभव था उसे दबाना, इसलिए मेरा दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। क्या क्या तुम एक और लोगी? कॉटन कैंडी का एक विशाल गुलाबी बादल छोटी लड़की के सामने पेश किया गया। वह जम गई। उन सुंदर आंखों में जमी ठंडक और नफरत अंततः घुलकर हैरानी और बेबसी में बदल गई। अंततः मैंने लड़की के चेहरे पर एक विचित्र मीठी मुस्कान खिलते देखी। उसने अपना निशानों से भरा हाथ बढ़ाया, थोड़ा कांपते हुए मेरे हाथ से कॉटन कैंडी ली। धन्यवाद भाई। मूल रूप से उसे उत्सुकता से एक कौर लेते देख मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली। मैंने जल्दी से उसे पार कर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना चाहा, लेकिन जल्द ही मैंने अपने पीछे बहुत हल्के कदमों की आहट सुनी। मैंने सिर घुमाया और तुरंत उन चमकदार बड़ी डो आंखों से टकराया। मुझे रुकते देख लायरा ने कॉटन कैंडी मुझे वापस दे दी। भाई, क्या तुम अब भी खाना चाहोगे? मैंने बस थोड़ा सा खाया, तुम इस तरफ से खा सकते हो, गंदा नहीं है। जिस तरह से वह इतनी नरमी और उम्मीद से भरी आवाज में बोली, वह बहुत दयनीय और प्यारी लग रही थी। मैंने सामने की इस कोमल प्यारी लड़की को खाली नजर से देखा। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिरकार इतनी पागल साइको कैसे बनेगी। जैसे ही मैंने मना करने के लिए मुंह खोला, ऊपर से कदमों की आवाज आई। मेरी माँ, जिसने देखा कि मैं बहुत देर से नहीं लौटा, बस मुझे ढूंढने आई थी। उसने तुरंत लायरा को कॉटन कैंडी देते देखा। एक नजर में उसने लायरा के शरीर पर भयानक चोट के निशान देख लिए। उसके चेहरे पर असहनीय दया की लकीर दौड़ी। उसने मेरे सिर पर एक और थप्पड़ मारा। क्या तुझे मौत की दुआ चाहिए? छोटी बहन की कॉटन कैंडी चुरा रहा है? एक वयस्क को देखकर लायरा की सहज प्रवृत्ति पीछे हटने की थी। यह देखकर मैंने जल्दी से चिल्लाया, अरे तुम्हारे पीछे सीढ़ियां हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लायरा पहले ही पीछे की तरफ लुढ़क कर सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी। मेरी माँ ने एक छोटी चीख मारी। वह उसे उठाने के लिए नीचे दौड़ी। लायरा, क्या तुम ठीक हो? सौभाग्य से सीढ़ियां बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची के लिए ऐसा गिरना निश्चित रूप से दर्दनाक था। फिर भी लायरा ने एक शब्द भी नहीं कहा।
इसके बजाय उठाए जाने के बाद वह बस गंदे फर्श पर बिखरी कॉटन कैंडी को घूरती रही, उसकी आंखों में आंसू भराए बहने को तैयार। इस दयनीय दृश्य ने मेरी माँ का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसने जल्दी से छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। चलो आंटी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हैं, ठीक है? लायरा हिंसक रूप से कांपी, मानो अपनी आत्मा के कोर से डरी हुई हो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वे मेरे पापा को बुलाएंगे। अगर पापा देखेंगे तो वे मुझे पीटेंगे। मेरी माँ एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने अत्यंत कोमलता से कहा, कोई बात नहीं, आंटी के घर पर डॉक्टर मौजूद है। सच कहूँ तो अपने पिछले जन्म में 26 साल तक जीने के बाद मैंने अपनी माँ को इतना कोमल कभी नहीं देखा था। फिर अपनी माँ के कंधे के ऊपर से मैंने लायरा को सीधे मुझे घूरते देखा। मैंने उस पर एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। मुझे घूरना बंद करो, तुम्हारी नजर से मुझे डर लगता है। अंदर जाने के बाद मैंने तुरंत सोफे पर बैठी लायरा की तरफ इशारा करके अपना बचाव किया। मैंने वह कॉटन कैंडी उसके लिए खरीदी थी, मुझे एक और भी नहीं मिला। यह सुनकर लायरा तुरंत खड़ी हो गई। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। उसने माफी मांगी। मैं इसे फिर कभी खाने की हिम्मत नहीं करूंगी। मेरी माँ ने जल्दी से अपनी सबसे कोमल आवाज में कहा, लायरा डरो मत, आंटी किसी को डांट नहीं रही। अगर भाई ने तुम्हें दिया तो तुम खाओ, बिल्कुल ठीक है। इस पल मेरी भावनाएं पूरी तरह उलझी हुई थी। क्या मैंने खुद से वादा नहीं किया था कि मैं उससे दूर रहूंगा? मैं इस भविष्य की साइको को अपने लिविंग रूम में कैसे ले आया? मैंने अपनी माँ को देखा, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ, लायरा के घावों पर दवा लगाते हुए। अचानक मुझे याद आया कि अपने पिछले जन्म में मेरी माँ ने वास्तव में मुझसे पूछा था, कैसे माँ गली के उस पार की छोटी बहन को तुम्हारे साथ खेलने के लिए ले आए? लेकिन तब मैंने पूरी घृणा से जवाब दिया था, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता। स्कूल में कोई उसके साथ नहीं खेलता। अगर मैं उसके साथ घूमा तो मेरे क्लासमेट्स मुझसे बात नहीं करेंगे। अब अपने बचपन के स्वरूप को याद करते हुए और लायरा को देखते हुए, जो निशानों से ढकी हुई दवा लगते हुए कांप रही थी, फिर भी दर्द की एक आवाज नहीं कर रही थी, मुझे एहसास हुआ कि पिछला मैं सच में कितना बदमाश था। मूल रूप से मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे और लायरा के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब सोचो तो, वह ठंडा दर्शक जिसने उसकी आखिरी उम्मीद का टुकड़ा तोड़ दिया, शायद मैं ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं उस बिस्तर से बंधा हुआ था तो मैंने उसे मेरे बगल में खड़े होकर सच्चे आश्चर्य के साथ फुसफुसाते सुना, मैं तुम्हारी बहन क्यों नहीं हो सकती? मुझे तुमसे बहुत जलन थी, कैसे मैं तुम्हारी पत्नी बनूं? फिर हम आखिरकार एक परिवार होंगे। यह सोचकर मैंने एक भारी आह भरी। मैंने मुंह मोड़ा, अपने सारे गुप्त स्नैक्स निकाले और लायरा को दिए। पैकेट खोलकर मैंने उसके हाथ में रखे, पहले ये खा लो, मेरी माँ जल्दी ही डिनर बना लेंगी, उसका कुकिंग टॉप टियर है। लेकिन लायरा ने लेने की हिम्मत नहीं की। शुद्ध रिफ्लेक्स से उसने मेरी माँ की तरफ एक सावधान नजर दौड़ाई। वह अत्यंत सावधान, भयभीत व्यवहार किसी का भी दिल तोड़ सकता था। मेरी माँ ने मुझे घूरा घूरा, उसने मेरे हाथ से स्नैक्स लिए और धीरे से लायरा के हाथों में रखे। लो तुम खाओ, बिल्कुल ठीक है। फिर उसने अपनी नजर मुझ पर जमा दी। केलिन मेरे साथ चलो। मैंने हार कर सिर झुका लिया, एक मरे हुए आदमी की तरह अपनी माँ के पीछे चल दिया। मुझे पिटाई होने वाली थी, कृपया इस बार बट पर नहीं। मैं मानसिक रूप से 26 साल का हूँ, भगवान के लिए। आश्चर्यजनक रूप से माँ ने बस मुझे बेडरूम में खींचा। धीमी आवाज में उसने पूछा, क्या केलिन छोटी बहन को पसंद करता है? मैं एक पल के लिए खाली हो गया। मुझे याद आया कि पिछले मैंने बिना सोचे उसे अस्वीकार कर दिया था। अगर इस जन्म में मैं उसे अस्वीकार न करूं, शायद वह बाद में पूरी तरह साइको न बने। अगर वह साइको न बनी तो मुझे असमय मरना नहीं पड़ेगा। साथ ही अंदर से 26 साल के वयस्क होने के नाते एक छोटी लड़की को रोज पीटते देखना मेरे विवेक के अनुकूल नहीं था। इसलिए मैंने चुपचाप सिर हिलाया। माँ ने राहत की सांस ली। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना परिपक्व और समझदार होऊंगा। इनाम के तौर पर माँ ने मुझे 10 बक्से दिए। फिर वह लायरा को घर से कपड़े लेने ले गई। लेकिन लायरा को लगा कि उसे बाहर निकाला जा रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही मैं बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था, उसने मुझे जो नजर दी वह बेहद जटिल थी। उसे लगातार मुझे घूरते देख मेरी माँ ने माना कि लायरा बस मुझसे जुड़ी हुई है। उसने बस हाथ बढ़ाकर मुझे भी साथ खींच लिया। लायरा डरो मत, भाई और आंटी तुम्हारे साथ कपड़े लेने चलेंगे। तुम्हारे पापा अभी गए हैं, शायद जल्दी ना लौटे। कैसे तुम आज रात आंटी के घर खाओगी और सोओगी? यह सुनकर लायरा की आंखें आतिशबाजी की तरह चमक उठी। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर मेरी शर्ट के किनारे को सावधानी से खींचा। नरम फिर भी बेहद गंभीर आवाज में उसने कहा, भाई मेरे हाथ गंदे नहीं हैं। मैंने उसकी तरफ नीचे देखा, आह भरी। चलो। जैसे ही हमने उनका दरवाजा खोला, एक बदबूदार बदबू हमारी नाक से टकराई। लिविंग रूम में सोफा एक तरफ झुका हुआ था, टेबल टूटी हुई थी, स्टैंड पर टीवी दरारों से भरा था और फर्श पर सचमुच खून के धब्बे थे। मुझे तुरंत लायरा के चेहरे पर चोट के निशान याद आ गए। इस पल मेरी शर्ट को पकड़े हुए छोटा हाथ थोड़ा और कस गया।
मुझे लगा कि वह डरी हुई है। मैंने सांत्वना देने के लिए सिर घुमाया, लेकिन इसके बजाय मैंने उसके चेहरे पर एक ठंडी भावहीन अभिव्यक्ति देखी। उसकी नजर खून के धब्बे पर पड़ी, मानो उसमें मजाक का भाव हो। वह अभिव्यक्ति उसकी कोमल उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इतनी अजीब थी कि इसने मेरे दिल में एक हिंसक ठंडक भेज दी। हे भगवान, क्या वह पहले से ही अपने यांडर फेज में है? अगर ऐसा है तो क्या मैंने अभी अभी एक भेड़िए को घर में आमंत्रित किया है? क्या होगा अगर वह मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाए? फिर मैंने अपनी माँ को लायरा का हाथ पकड़कर बालकनी में सामान पैक करने ले जाते देखा। उसका अपना बेडरूम भी नहीं था। जब भी उसके पापा घर होते उसे बालकनी पर सोने के लिए मजबूर किया जाता था। और सच कहूं तो सामान पैक करना भी एक बड़ी बात थी। उसके पास पैक करने को कुछ नहीं था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, सारे वे कपड़े जो उसकी माँ ने उसे 5 साल की उम्र में खरीदे थे। उसकी माँ के भाग जाने के बाद किसी ने उसे कुछ नहीं खरीदा। माँ का दिल टूट रहा था। पहले उसे लगा कि लायरा हमेशा अपने निशान छिपाने के लिए लंबी बाजुएं पहनती है। सच्चाई ये थी कि वह अब अपनी छोटी बाजू की कमीजों में फिट नहीं हो पाती थी। माँ ने लायरा को शुद्ध दुख से देखा। आंटी तुम्हें नए खरीद देगी, तुम कुछ दिनों के लिए आंटी के घर रुको जब तक तुम्हारे पापा वापस ना आए। ये कहते हुए माँ रुकी। लायरा बहुत समझदार थी। उसने समझदारी से कहा, मैं तब वापस आ जाऊंगी आंटी एवलिन, मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगी। मेरे पापा डॉक्टर थे। शिफ्ट खत्म करके घर आने के बाद उन्होंने लायरा के घावों का इलाज किया। बेचारी बच्ची की पीठ पूरी तरह बुरी तरह पीटी गई थी। सौभाग्य से उसकी हड्डियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इलाज के दौरान लायरा ने मेरी माँ को सांत्वना भी दी। आंटी एवलिन, मुझे पता है, मुझे एक गेंद की तरह सिकुड़ना है। इस तरह वे मेरा सिर या हड्डियां नहीं मारेंगे। 8 साल के बच्चे के मुंह से यह सुनना, भले ही मैं उससे थोड़ा डरता था, मुझे बहुत दया महसूस हुई। मेरी माँ का तो दिल पहले से ही उसके लिए खून रहा था। उस रात के डिनर में मेरे सारे चिकन ड्रमस्टिक्स जादुई रूप से लायरा के कटोरे में चले गए। लेकिन लायरा एक समझदार परी की तरह एक ड्रमस्टिक वापस मेरे कटोरे में स्थानांतरित कर दी। भाई तुम खाओ। मेरी भावनाएं पूरी तरह उलझी हुई थीं, सहानुभूति और सीधा डर। लेकिन जब मेरी माँ ने घोषणा की कि लायरा मेरे साथ सोएगी, तो सारी जटिल भावनाएं चकनाचूर हो गई। मैंने अपनी माँ के बगल में खड़ी लायरा को घूरा। माँ, 7 साल के बाद पुरुष और महिला को एक साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए। हम दोनों 8 साल के हैं। ये अत्यधिक अनुचित है। बस एक रात के लिए है। हमारे पास कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है। कल तुम्हारे पापा और मैं एक बंक बेड खरीदने जाएंगे। बस छोटी बहन को थोड़ी जगह दे दो। मेरी माँ स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसकी मांग थोड़ी असंगत थी। मैंने चौड़ी आंखों से घूरा और निर्णयात्मक रूप से घोषणा की, तो मैं पापा के साथ सोऊंगा। तुम दोनों एक साथ सो सकते हो। लेकिन जैसे ही शब्द मुंह से निकले, मुझे घबराहट हुई। क्या होगा अगर लायरा अपनी नींद में मेरी माँ को नुकसान पहुंचाए? भले ही वह अभी छोटी और कमजोर दिखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वह जोखिम नहीं ले सकता। जैसे ही मेरी माँ मानने वाली थी, मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, उसे मेरे साथ सोने दो। लायरा, यहाँ आओ। लायरा आज्ञाकारी रूप से पास आई। ऊपर देखा। भाई, मैं नींद में नहीं हिलती। मुझे बहुत गुस्सा आया। सो माँ, तुम भी अपने बिस्तर पर जाओ। मेरा रूखा रवैया देखकर माँ थोड़ी चिंतित दिखी। उसने हमें साथ रहने और न लड़ने की नसीहत दी और आखिरकार कमरे से बाहर चली गई। अंत में लायरा और मैं बिस्तर के विपरीत किनारों पर लेट गए। हमारे बीच का नो मैंस लैंड ग्रैंड कैनियन से भी चौड़ा था। मैंने पूरी रात जागने की पूरी योजना बनाई थी। मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो मेरे सपनों में हत्या कर दी जाएगी। मेरे बगल वाले व्यक्ति ने सावधानी से करवट बदलने की कोशिश की। मैंने तुरंत विपरीत दिशा में करवट बदली और थड़ की आवाज के साथ सीधे फर्श पर गिर पड़ा। लायरा एक पल के लिए हैरान रह गई। घबराहट के साथ उसने पूछा, भाई, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे बाज की तरह घूरा। तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी? मेरी पीठ में दर्द और खुजली हो रही है। मैं बस करवट बदलना चाहती थी। मैं अब नहीं हिलूंगी। उसने मुझे होंठ काटते हुए देखा और बेडरूम के दरवाजे की तरफ घबराहट से देखा। आवाज धीमी करके उसने कहा, मैं फर्श पर सो सकती हूँ। जब मैं घर पर थी तब भी बालकनी के फर्श पर सोती थी। भाई, मुझे फर्श पर सोने दो। मैंने सामने की छोटी लड़की को घूरा। लायरा निस्संदेह सुंदर थी। पीछे मुड़कर देखूं तो उसे बुली किए जाने का एक कारण शायद यह था कि वह लगभग बहुत सुंदर थी। भले ही उसका चेहरा फिलहाल निशानों से रंगा हुआ था, फिर भी वह सुंदर थी। मेरा दिमाग अनिवार्य रूप से उसकी पीठ और उसके शरीर पर बिखरे निशानों की तरफ भटक गया। सभी उसके पिता द्वारा चमड़े के बेल्ट से पीट पीट कर बनाए गए। पुराने घावों के ऊपर नए घाव। उनमें से कुछ नए घाव शायद तेज गर्मी और इलाज की कमी के कारण सड़ने लगे थे। मैं खुद को लगातार समझाता रहा कि वह और मेरे पिछले जन्म की वह साइको दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन अंत में मैं खुद को भी मना नहीं कर सका। मैंने एक भारी आह भरी।
एक हारी हुई दबी आवाज में मैंने कहा, तुम वहां सो, मैं फर्श पर सोऊंगा, वरना कल मेरी माँ मुझे पीटेगी। लेकिन लायरा ने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं कर सकते। अगर आंटी देखेंगी तो वे सोचेंगी मैं बुरी हूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि वह हमारे घर में आने के बाद से कितने अंडे से कदम पर चल रही थी, मैंने अंततः फिर से आह भरी। मैं वापस बिस्तर पर चढ़ गया, अपने बगल की खाली जगह को थपथपाया। हम एक साथ सोते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहती। वह मुझे अपनी बड़ी दो आंखों से देख रही थी। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य खत्म करता, मैंने खुद को रोक लिया। जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। अंततः छोटी लड़की सावधानी से चादर के नीचे आई, बिस्तर के एक छोटे से कोने में एक छोटी गेंद की तरह सिकुड़ गई। मैंने उसके अस्तित्व को अनदेखा करने का फैसला किया, करवट बदली और उसे अपनी पीठ दिखा दी। मैंने कसम खाई थी कि मुझे एक आंख भी नहीं आएगी, लेकिन 10 मिनट के भीतर मेरा शरीर एक विशाल स्टारफिश आकार में फैल गया था, ड्रीमलैंड में खर्राटे ले रहा था। दूसरी तरफ लायरा की आंखें पूरी तरह खुली रहीं। उसने एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत नहीं की। जब तक उसने मेरी सांसों की स्थिर लयबद्ध आवाज नहीं सुनी, तब तक उसने सावधानी से, बहुत सावधानी से अपने शरीर को हिलाया और धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। उसकी आंखों में भावनाएं जटिल थीं। मेरे सोते हुए चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। लायरा को लगा कि मैं आज बहुत अजीब हरकत कर रहा हूँ। आमतौर पर जब वह मुझे देखती तो मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता और अलग रास्ता ले लेता। मैं कभी उसके पास जाने को तैयार नहीं होता। फिर भी आज मैंने उसे कॉटन कैंडी दी और उसे घर भी ले आया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, कमरे को देखा। उसे यहाँ बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर जब उसे पीटा जाता तो वह अपने दरवाजे पर बैठकर गली के उस पार मेरे घर की अराजक सिम्फनी सुनती, आंटी एवलिन मुझ पर चिल्लाती, मैं बहस करता, पृष्ठभूमि में तेज टीवी बजता। लेकिन आंटी की चिल्लाहट उसके घर की हिंसक चीखों से पूरी तरह अलग लगती थी। लायरा हमेशा गली के उस पार के गोल मटोल बच्चे को अपने पापा की पीठ पर सवार होते देखती, भले ही वह बहुत बड़ा हो गया था। उसकी माँ उसे गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में भुने शकरकंद खरीद देती। वह पूरे समय उसे डांटती, फिर भी उसे वह सब खरीद देती जो वह चाहता। स्कूल में भी उसके ढेरों दोस्त थे, सब उससे प्यार करते थे। सच कहूं तो वह भी उसे पसंद करती थी। उसे याद था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उसने उसे कैंडी बांटी थी और बर्फ में खेलने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। लेकिन बाद में उसकी माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। वह और वह, एक गटर की गंदी बग, अचानक दो पूरी तरह से अलग दुनिया में रह रहे थे। वह बस इतना अविश्वसनीय रूप से खुश था, इतना खुश कि बस उसे देखकर उसे गर्माहट महसूस होती थी। वह कल्पना करने से नहीं रुक सकती थी, काश वह भी उनके परिवार का हिस्सा होती। उसने अपने सबसे सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में उनके घर लाया जाएगा। यह सोचकर लायरा ने मुझे देखा और अंधेरे में फुसफुसाया, भाई। उसने अपनी निशानों से ढकी एक उंगली बढ़ाई। वह मेरे गोल पीले गाल को छूना चाहती थी, लेकिन फिर मानो यह महसूस करते हुए कि वह कितनी गंदी है, उसने वापस खींच ली। अंत में उसने केवल मेरी शर्ट के माध्यम से मेरे कोमल पेट को धीरे से छूने की हिम्मत की। उस स्पंजी बनावट ने आखिरकार उसके चेहरे पर एक सच्ची चंचल बचकानी मुस्कान ला दी। फिर जैसे ही वह वापस लेटने वाली थी, मैंने अचानक करवट बदली। मेरी बाहें और पैर गिर पड़े। लायरा को पूरी तरह अपने नीचे दबा लिया। इस उम्र में मैं सचमुच एक बड़ा मोटा बच्चा था। मेरे अंगों का वजन उस पर कोई मजाक नहीं था। लायरा मुश्किल से सांस ले पाती थी। उसकी पीठ पर दबाव से घाव चीख उठे, लेकिन उसने हिलने से साफ इनकार कर दिया। डर थी कि एक झटका मुझे जगा देगा। जैसे ही सांस रोकने से उसका चेहरा लाल हो गया, सोते हुए मैंने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया, उसे एक विशाल आरामदायक तकिए की तरह निचोड़ लिया। लायरा स्तब्ध रह गई। आखिरी बार जब उसे सोते समय इस तरह गले लगाया गया था, तब उसकी माँ मौजूद थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया। अपने दिल में उसने फुसफुसाया, गुड नाइट भाई। ऐसा लगा जैसे वह कहानी जो उसकी माँ उसे पढ़कर सुनाती थी, द मैच गर्ल। भले ही यह गर्माहट पीड़ादायक रूप से अस्थायी हो, वह उसमें से जितना हो सके उतना सोखना चाहती थी। अगली सुबह मेरी माँ ने मेरे बट पर थप्पड़ मारकर मुझे हिंसक रूप से जगाया। केलिन, क्या तुझे मौत की दुआ चाहिए? तूने अपनी बहन को पैनकेक की तरह छपटा कर दिया। मैंने आह के साथ आंखें खोली, केवल अपनी माँ को, लायरा को अपनी बाहों में प्यार से उठाए देखने के लिए। मैं अभी भी पूरी तरह से भटका हुआ था। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था। फिर मैंने लायरा को गंभीरता से समझाते सुना, कोई बात नहीं आंटी एवलिन, भाई शायद चिंतित थे कि मुझे ठंड लग जाएगी। मैंने जोर से कहा, हु?
लेकिन यह गर्मियों की छुट्टी के बीच में है। हर दिन 100 डिग्री का मौसम है। फिर मुझे एहसास हुआ, कल रात मैं एक अविश्वसनीय रूप से आरामदायक बॉडी पिलो को गले लगा रहा था। मेरा चेहरा शुद्ध भय से बिगड़ गया। वह तकिया लायरा तो नहीं थी। दरवाजे पर खड़े मेरे पापा ने आराम से याद दिलाया, लायरा के घावों की जांच करो, कहीं रगड़ तो नहीं गए। बढ़िया, अब कंफर्म हो गया, बॉडी पिलो सच में लायरा थी। मैंने अपनी माँ को लायरा की शर्ट उठाकर उसकी पीठ जांचते देखा, लेकिन इससे पहले कि वह मुझ पर एक जानलेवा नजर डालती, मैंने झांका। भगवान का शुक्र है, घाव सच में नहीं छिड़े थे। मैंने राहत की सांस ली। फिर खड़ा होने की कोशिश करते हुए मैंने उसे डांटा, क्या तुम मुझे जगाना या धकेलना नहीं जानती? मेरे आश्चर्य के लिए उसने मुझे बस एक मीठी मुस्कान दी। लेकिन भाई, मुझे सोते हुए गले लगाते हैं? मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया, धन्यवाद भाई। यह सुनकर मैं पूरी तरह जम गया। रुको, छोटी साइको जब छोटी थी तो सच में अवैध रूप से प्यारी थी। मेरे जैसा मैक्यूलो भी इसका विरोध नहीं कर सकता। ऐसी छोटी बहन किसे नहीं चाहिए? तो तो वह आखिरकार एक राक्षस में कैसे बदल गई? बाद में, अगले दिन नाश्ते के बाद मेरे मम्मी पापा लायरा को खरीदारी करने ले गए। इस बीच मुझे घर पर छोड़ दिया गया अपनी समर होमवर्क करने। जब वे तीनों दोपहर को लौटे तो लायरा पहले से ही नए कपड़ों से लैस थी। उसके बाल अच्छी तरह कटे हुए थे। वह मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक कैंडी ठूंस दी। फुसफुसाई, भाई मैंने तुम्हारे लिए चुपके से बचा लिया, आंटी एवलिन और दूसरों को नहीं पता। बोलने के बाद वह बड़ी बड़ी चमकती 2 आंखों से मुझे देखती रही। मैंने छोटी लड़की की आंखों में पूरी उम्मीद और अपेक्षा देखी। धत, मैक्यूलो का दिल पिघल गया। मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा जो बेडरूम में नए बंक बेड को असेंबल करने के तरीके पर बहस कर रहे थे। मैंने उसके हाथ से दूध की कैंडी ली, पैकेट खोला और तेजी से सीधे लायरा के मुंह में डाल दी। मैंने एक नरम हम्फ किया। बच्चे ऐसा खाना पसंद करते हैं। जाहिर है पैकेट की सरसराहट बहुत तेज थी। मेरी माँ ने सिर घुमाकर मुझे घूरा। केलिन, क्या तुम फिर से कैंडी चुरा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे दांत सड़कर गिर जाएं? ये कहते हुए वह खतरनाक तरीके से आगे बढ़ी, लेकिन लायरा तुरंत मेरे सामने कूद गई, एक ह्यूमन शील्ड बनकर कैंडी के आसपास बड़बड़ाती हुई। आंटी एवलिन, ये भाई नहीं था, ये मैं थी। मेरी माँ चौंक कर रुक गई। फिर उसने मुझे शुद्ध आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ देखा। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, कैंडी छोड़ रहा है। मैंने अपनी माँ की चौंकी हुई अभिव्यक्ति को देखा, अत्यंत खीज महसूस कर रहा था। मुझे बस कैंडी पसंद नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ। मेरे बगल में लायरा ने सबसे प्यारे तरीके से सिर हिलाया। भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कैंडी नहीं खाई। ये सुनकर मैंने अत्यधिक प्यारी भविष्य की साइको पर एक जटिल नजर डाली। अगले कुछ दिनों ने ठीक वैसा ही पैटर्न अपनाया। हम दोनों एक कमरा साझा करते हुए बंक बेड रूममेट बन गए। मैं अपनी माँ द्वारा होमवर्क पीसने के लिए घर में बंद रहता था। इन दिनों अकेले घर पर लायरा ने बिना एक सवाल पूछे मेरी हर बात मानी। अगर मेरी माँ आती और मेरा अधूरा होमवर्क देखती तो मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लायरा तुरंत मेरे सामने कूदकर डिफेंस शुरू कर देती। शुरुआती लाइन हमेशा होती, आंटी एवलिन, ये पूरी तरह मेरी गलती है। हर बार जब वह ये करती मेरी माँ का दिल पिघल जाता। वह उसे कैसे डांट सकती थी? लेकिन सच कहूँ तो भले ही वह छोटी थी, हेर फेर और नकली मासूमियत का स्तर थोड़ा उन्नत लगता था। मुझे पूरा यकीन नहीं था, मुझे उसे और देखना होगा। फिर भी हर जागते पल एक साथ बिताने से मुझे निश्चित रूप से लायरा के प्रति वही पीटीएसडी प्रतिक्रिया नहीं थी जो मुझे पहली बार समय यात्रा के बाद हुई थी, क्योंकि वह बहुत अच्छी व्यवहार वाली थी और ठीक है, थोड़ी प्यारी थी। पलक झपकते ही नया सेमेस्टर आ गया। पहले दिन पापा हमें स्कूल ले गए। उन्होंने मुझे बार बार चेतावनी दी, लायरा के घाव अभी अभी भरे हैं, तुम उसकी रक्षा करना सुनिश्चित करना। लेकिन लायरा ने पूरी गंभीरता से कहा, अंकल आर्थर, मैं भाई की रक्षा करूंगी। सच कहूं तो पहले मुझे लगा कि वह केवल आदतन अच्छी लड़की का कार्ड खेल रही है। मुझे नहीं पता था कि वह पूरी गंभीरता से कह रही थी। जब दूसरे बच्चों से लड़ने की बात आई तो वह वास्तव में ईंट उठाकर सीधे सिर पर वार करने वाली लड़की थी। लेकिन वह घटना तब हुई जब हम अपनी नई कक्षा में गए। हम ग्रेड 3 क्लास 1 में थे। हमारा एलिमेंट्री स्कूल कक्षाओं को पहली कक्षा से साथ रखता था। मैंने देखा कि लायरा, जो आमतौर पर मुझसे चिपकी रहती थी, स्कूल के फाटकों में प्रवेश करते ही धीमी हो गई। उसने मुझसे काफी दूरी बनाकर पीछे रहना चुना। मैंने जानबूझकर अपनी गति धीमी की, लेकिन उसने पकड़ने से इनकार कर दिया। मुझे अंदाजा था कि क्यों। वह दूरी बना रही थी ताकि मुझे उसकी बदनामी का नुकसान न उठाना पड़े। हम एक के बाद एक कक्षा में दाखिल हुए। मैं मुश्किल से अपनी सीट पर पहुंचा था जब पास में एक घृणा भरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, छोटी भिखारियां कचरे के ढेर में जाती हैं। लायरा का बिल्कुल नया बैकपैक उसके सामने खड़ी लड़की द्वारा जोर से फर्श पर धकेल दिया गया। लायरा मेरी सीट के बगल वाली सीट के पास खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसके चेहरे को पढ़ना असंभव था। मैं भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। आज लायरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही थी।
उसने मेरी माँ द्वारा खरीदी गई बिल्कुल नई छोटी ड्रेस पहनी थी। उसके बाल सही से बंधे थे। उसकी नाजुक उत्कृष्ट विशेषताएं उसे चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा बनाती थीं। फिर भी वे उसे छोटी भिखारी कह रहे थे। यह देखकर मेरे सीने में आग भड़क उठी। लायरा ने दूसरे छात्रों की हंसी सुनी। उसने गंदे फर्श पर फेंके गए अपने बैकपैक को घूरा। नया बैकपैक गुलाबी था, उस पर एक छोटी कार्टून भेड़ थी। जब उसने इसे दुकान में देखा तो उसे तुरंत प्यार हो गया। लेकिन फिर उसने मूल्य टैग देखा, 56 बक्से। वह राशि उसके लिए खगोलीय रूप से महंगी थी। इसलिए जब वह मेरे साथ सुपरमार्केट गई तो उसने बस कुछ झलकियां देखी और खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया। लेकिन कल रात डिनर के बाद मैं और आंटी एवलिन थोड़ी देर के लिए बाहर गए और यही बैकपैक लेकर वापस आए। उसने इसे अपने सबसे कीमती खजाने की तरह संजोया और अब किसी ने इसे फर्श पर फेंक दिया था। सब लोग उसे गंदी कह रहे थे। लायरा की आंखें लाल हो गईं। उसकी नजर में निर्दयता की चमक दौड़ी। अचानक एक पीला मोटा हाथ बढ़ा और बैकपैक उठाया, धीरे से धूल झाड़ी। ब्रायनी, लाइन मत पार करो। यह बैकपैक बिल्कुल नया है और तुमने इसे फर्श पर फेंक दिया। इसके अलावा यह खाली सीट है। ब्रायनी ने स्पष्ट रूप से कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई लायरा के लिए खड़ा होगा। उसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है बिल्कुल नया? उसे पैसे कहां से मिलेंगे? उसने शायद चुराया होगा। मैंने पहले इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पता चला कि इस उम्र के बच्चे अकल्पनीय रूप से द्वेषपूर्ण हो सकते हैं। 7 या 8 साल के बच्चे को चोर कहने के लिए मुंह खोलना। चुप रहो। मेरे माता पिता ने यह उसके लिए खरीदा, ड्रेस और बैकपैक, जूते भी। तुम्हें कोई समस्या है? मैंने लायरा के सामने मजबूती से खड़ा होकर बैकपैक उस सीट पर रखा जो वह चाहती थी और धीरे से कहा, लायरा बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं बैठा। छोटी लड़की ने मुझ पर डरपोक नजर डाली। उसकी आंखें लाल किनारों वाली थीं। मेरा दिल बुरी तरह दुखा। इस प्यारी लड़की को कितना आघात सहना पड़ा कि वह बाद में राक्षस बन गई। बचपन से कितनी बार ऐसे दृश्य खेले गए होंगे। यहाँ क्या हो रहा है? क्लास शुरू हो रही है। अपनी सीटें ढूंढो और तुरंत बैठो। उस समय होमरूम टीचर मिस्टर थंडर ने सख्ती से चिल्लाया। छात्र शिक्षकों से डरते हैं। एक पल में भीड़ डरी हुई चूहों की तरह बिखर गई। लायरा ने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी उसके बगल में एक वफादार शूरवीर की तरह डटा हुआ था। जब वह बहुत छोटी थी उसके पास एक शूरवीर था, उसकी माँ का आलिंगन। लेकिन फिर उसकी माँ चली गई। उसने बहुत सारे लोगों की कल्पना की थी जो उसकी रक्षा करने आएंगे, लेकिन उसकी कल्पना के उन सभी लोगों का कोई चेहरा नहीं था आज तक। आज से उनका एक चेहरा था, उसके भाई का चेहरा। अपनी नजर को महसूस करते हुए मैंने उसकी तरफ नीचे देखा। बैठो और आराम करो, यह कहकर मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। लायरा ने होंठ सिकोड़े और एक गुप्त छोटी मुस्कान दी। यह पहली बार था जब स्कूल में किसी ने उसकी रक्षा की थी। पहले दिन का स्कूल ज्यादातर परिचयात्मक बकवास था। वैसे भी मैंने पूरा दिन एक बड़े फूड कोमा से लड़ते हुए बिताया। सौभाग्य से सुबह की छोटी लड़ाई के अलावा बाकी दिन नाटक मुक्त रहा। खैर, पूरी तरह नहीं, क्योंकि मैंने लायरा का बचाव किया। क्लास का एक गुट मुझे सॉफ्ट बायकॉट कर रहा था। कुछ बच्चे जैसे लायरा के डेस्कमेट अब उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उसने बस एक ठंडा भाव रखा और सबको नजरअंदाज कर दिया। फिर भी जब मुझसे सामना होता तो वह पूरी तरह अलग प्रजाति थी। नरम, चिपचिपी, आज्ञाकारी। जो भी मैं कहता वह कानून था। मनोवैज्ञानिक रूप से यह काफी अच्छा लगता था। फिर भी मैं उस लड़की पर एक नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें स्कूल में कुछ दोस्त बनाने चाहिए। तुम जानती हो, वे अब तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ने पहले मुझे बुली किया था। लायरा ने अपना बैकपैक पहना हुआ था, मेरे पीछे पीछे। उसकी आवाज मोची की तरह नरम और चिपचिपी थी। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया देता, कई लड़के पल भर में प्रकट हो गए और पीछे से मुझे हिंसक रूप से धकेल दिया। मैं चिल्लाए बिना नहीं रह सका। सन ऑफ द बिस्किट! मैं जोर से एक गली के प्रवेश द्वार पर जा गिरा। तेज दर्द ने मेरे घुटनों और हथेलियों में आग लगा दी। मैंने निश्चित रूप से त्वचा की एक अच्छी परत खुरच दी थी। लड़कों में से एक अत्यधिक आत्मसंतुष्ट खड़ा था। यही होता है जब तुम लायरा के साथ घूमते हो। तुम दोनों सिर्फ गंदे छोटे भिखारी हो। हे भगवान, शैतान बच्चे! मैंने दांत पीसते हुए खुद को उठने और मारपीट करने के लिए पूरी तरह तैयार किया। लेकिन जब मैंने सिर उठाया तो मेरी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर आ गईं। लायरा, वह आधी ठोस ईंट पकड़े हुए थी। वह जानती थी कि कहां से मिली। तेज दांतेदार किनारे को सीधा नीचे करके उसने बुरी तरह इसे लड़के की टांग पर मारा। यह देखकर मैं शुद्ध घबराहट में फर्श से उछला। मैंने लायरा को पीछे से भालू की तरह गले लगाया, लेकिन ईंट ने लड़के की टांग पर संपर्क कर ही लिया। बच्चे ने एक खूनी चीख मारी और जोर जोर से रोने लगा। अन्य 2 लड़के इस अचानक वृद्धि से पूरी तरह स्तब्ध थे। उन्होंने एक मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की। लायरा बहुत पतली थी, वह मेरी पकड़ से नहीं छूट सकती थी। इसलिए एक डरावने मोड़ में उसने आक्रामक तरीके से ईंट को अपने हाथ से बाहर फेंक दिया। बैम! यह दूसरे लड़के के पैर पर सीधे जा लगी। दूसरा बच्चा तुरंत रोने की कोरस में शामिल हो गया।
मैंने अपनी बाहें संघर्षरत लायरा के चारों ओर लोहे की पकड़ से बांधी। लायरा, क्या तुम निष्कासित होना चाहती हो? यह सुनकर उसने अंततः संघर्ष करना बंद कर दिया। फिर मैंने घूमकर तीनों छोटे बदमाशों पर दहाड़ लगाई। रोते रहो, मैं सीधे टीचर के पास जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि तुम लोगों ने मुझ पर गिरोह में हमला किया। मेरी आवाज गूंजी। लड़कों ने तुरंत अपने आंसू रोके, भयभीत होकर। शत्रुतापूर्ण खतरों को बेअसर करने के बाद मैं अपनी बाहों में लायरा की तरफ मुड़ा और अपना सबसे भयंकर चेहरा बनाया। जब मैं तुम्हें छोड़ूं तुम हिलना नहीं, वरना मैं माँ को बताऊंगा। वह तुरंत विनम्र हो गई, लेकिन लड़कों पर उसकी नजर अभी भी हिंसक नाराजगी से जल रही थी। उन्होंने अभी कैलन को बुली करने की हिम्मत की थी। वह उनसे बदला लेगी, अगर आज नहीं तो अगली बार। अंततः तीनों छोटे लड़के रोती हुई आंखों से भाग गए। मैं लायरा के सामने खड़ा हुआ। मेरा स्वर बर्फीला था। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम क्या करने वाली थी? तो उन्होंने तुम्हें बुली किया? लायरा ने धीरे से फुसफुसाया। मैंने गहरी सांस ली। मैं अभी उसे सांत्वना देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि मैंने देखा कि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, केवल उसकी हथेली पर एक गहरा खूनी घाव देखने के लिए। वह अभी भी खून बहा रहा था। क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें खून बह रहा है और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा? मेरा स्वर थोड़ा कठोर था। यह सुनकर वह शुद्ध रिफ्लेक्स से चौंकी, फिर फुसफुसाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लायरा की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ा। मेरी आवाज अभी भी ठंडी थी। अब से किसी को ईंट से नहीं मारना। अगर तुम उस हिट से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देती तो क्या होता? स्कूल छोड़ो? क्या होगा अगर वे तुम्हारे पापा को बुला लें? फिर क्या? लायरा पूरी तरह चुप रही। वह बस मेरे हाथ को अपना हाथ पकड़े हुए देखती रही। सच कहूं तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इस तरह मेरे द्वारा खींचे जाने पर वह अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस कर रही थी। जब यह देखा कि उसने कुछ देर जवाब नहीं दिया तो मैंने उसकी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। क्या तुमने सुना? लायरा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। मैंने सुना भाई। वैसे भी उसे ईंट की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे अन्य हथियार थे। बस से घर जाने के बाद हम अकेले थे। मुझे खुद उसके घाव का इलाज करना पड़ा। मैंने सामने की छोटी लड़की को देखा। मेरा स्वर गंभीर लेकिन कोमल था। अब से इतनी आवेगी मत बनो। पहले खुद की रक्षा करो। जैसे आज वे जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत स्तब्ध थे, लेकिन दूसरे मामलों में तुम लड़ाई में किसे हरा सकती हो? लेकिन लायरा ने सिर उठाकर मुझे पूरी गंभीरता से देखा। अगर वे मुझे बुली करें तो मैं सहन कर सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें तुम्हें बुली करने की अनुमति नहीं है। उसने अपना बिना घायल हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। एक गर्म लहर मेरे दिल पर बह गई। छोटी बहन, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस सेमेस्टर में लायरा की छवि पूरी तरह बदल गई। हालांकि वह अभी भी ठंडी और दूर थी, उसने धीरे धीरे कुछ दोस्त बनाए, लड़कियां और यहाँ तक कि कुछ छोटे लड़के भी। इस पल मैं अपने डेस्क पर झुका हुआ था, अपने पिछले जन्म में लायरा के बारे में सब कुछ याद कर रहा था। मेरी यादों में लायरा चुप थी, थोड़ी अस्त व्यस्त और लगातार एक उदास आभा छोड़ती थी, लेकिन उसके ग्रेड सितारे थे। तार्किक रूप से टीचर आमतौर पर टॉप स्टूडेंट्स को थोड़ी अतिरिक्त लचीलापन देते हैं। उसे पूरी तरह बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए था, है ना? यह सब वापस उस समय से जुड़ा था जब वेंस पहली कक्षा के दौरान स्कूल आया। पूरी तरह नशे में धुत होकर एक बड़ा नशे का तांडव मचाया। उसके बाद स्कूल ने मूल रूप से उससे अपने हाथ धो लिए। वे वेंस उस पूर्ण पतित से पार पाने से डरते थे। बाद में वह मिडिल स्कूल भी नहीं पहुंच पाई। छठी कक्षा से पहले गर्मियों में उसे सिर से पांव तक खून से लथपथ अस्पताल ले जाया गया। वही समय था जब मेरी माँ गई और उनके दरवाजे पर पाउंड किया। अफवाह थी कि उसे लगभग मारा गया था। उसे छुट्टी मिलने के बाद वह कहाँ गई मैं सच में याद नहीं कर सका। और फिर वह ब्लाइंड डेट थी जहाँ मैं उससे फिर मिला। मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है, वह लायरा जो उस ब्लाइंड डेट पर आई थी, उसने मुझे दिखते ही पूरी तरह से मोहित कर लिया। उसकी विशेषताएं उत्कृष्ट थीं, ठंडी सुंदर। हालांकि उसके तेज कोण वाले आईलाइनर के साथ उसका मेकअप उसे थोड़ा अप्राप्य बना रहा था। वे दो आंखें, जैसे ही वे मुझ पर जमी, गर्मजोशी और पूर्ण शुद्धता से भरी हुई। मुझे मासूम युवा के रूप में तुरंत मेरा दिल उछल गया। उस नरम कोमल तरीके से उसने मेरा नाम पुकारा। उस समय मेरी लायरा की याद काफी धुंधली थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह सामाजिकता की मास्टर थी। उसने आराम से कुछ बचपन की यादें उठाई, तुरंत हमारे बीच की खाई को पाट दिया और मुझे अपना हर एक बचाव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने महीने के समय के जल्दी आने का जिक्र किया और कहा कि उसका अपार्टमेंट कोने के आसपास है और क्या मेरे लिए उसे घर छोड़ना बिल्कुल असुविधाजनक होगा, मैं मुश्किल से 1 सेकंड के लिए झिझका, खासकर जब मैंने उसका मेरी माँ के साथ चैट लॉग पहले ही देखा था। उस समय
मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार आई थी। जैसे ही मैंने विशेष रूप से स्पाइक किया हुआ पानी पिया, ठीक बेहोश होने से पहले मुझे मेरी माँ से एक टेक्स्ट मिला। वह लड़की काम के बाद एक कार से टकरा गई, आज नहीं आ सकती, फिर कभी तय करेंगे। अच्छी खबर, कम से कम मुझे पता था कि मेरे साथ खेल हो रहा है। बुरी खबर, बहुत देर हो चुकी थी। जब तक मैं अगले दिन उठा और मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया था, मैं समझ गया कि लायरा शायद उस व्यक्ति द्वारा ठगी गई थी जिसने उसे वे नकली ड्रग्स बेचे थे। फिर वह बिस्तर के किनारे पर चुपचाप बैठी मेरे चेहरे को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक वह मुस्कुराई, बेडसाइड टेबल पर रखे फल के चाकू को उठाया और बिना किसी झिझक के। अब जब भी मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि जब हमारे पिछले जन्म में हमें खोजा गया तो हम शायद अपने जन्मदिन के सूट में चिपके हुए थे और स्थानीय शाम की खबरों में शामिल हुए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कम से कम मुझे कुछ कपड़े पहना दो, भगवान के लिए। अचानक मैंने अपनी डेस्क पर धीरे से कुछ रखे जाने की नरम धमाक की आवाज सुनी। मेरा स्वर थोड़ा रूखा था। तुम क्या कर रही हो? लायरा की आंखें थोड़ी फैल गईं। उसने मेरी डेस्क पर एक रेड बीन स्लशी रखी। मैंने अभी ये तुम्हारे लिए खरीदी है। मैंने आखिरकार देखा कि उसका माथा और गर्दन पसीने से तर थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह रेड बीन स्लशी जो वह पकड़े हुए थी, स्कूल कैफेटेरिया की अंतिम समर लिमिटेड एडिशन थी। तुम्हें इसके लिए हमेशा लाइन में लगना पड़ता था और इसकी कीमत एक कप के लिए 3 बक्से थी। जहां तक मुझे पता था, मेरी माँ हमें प्रति सप्ताह केवल 5 बक्से भत्ता देती थी। अब गुरुवार था, मेरे फंड दिनों पहले सूख चुके थे। फिर भी लायरा ने ये मेरे लिए खरीदी थी। लायरा ने रेड बीन स्लशी को मेरे थोड़ा करीब धकेला। उसकी आवाज नरम और चिपचिपी थी। मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी झपकी नहीं भंग करनी चाहिए थी। आदमी, मैं कितना बेकार हूँ। मैंने एक आह भरी, पुआल पकड़ा, इसे ढक्कन के माध्यम से चुभाया और इसे वापस उसे दे दिया। पी लो। लायरा एक पल के लिए रुकी, फुसफुसाई, ये तुम्हारे लिए है। वह इसे अपने लिए खरीदने का दुहक भी नहीं सह सकती थी। जल्दी करो, इससे पहले कि सब घूरे। मैंने भौहें चढ़ाते हुए उसे देखा। सच कहूं तो मैं बस उसे पूरी चीज देना चाहता था। लायरा ने पुआल को अपने होठों पर रखा देखा। उसने मुझ पर एक सावधान नजर डाली। भले ही मैं बाहर से भयंकर दिख रहा था, वह जानती थी कि मैं वास्तव में बिल्कुल भी नाराज नहीं था। लायरा ने पलक झपका। उसने रेड बीन स्लशी का एक सावधान छोटा घूंट लिया। फिर मुस्कान फैलाते हुए उसने कहा, यह बहुत अच्छी है। मैंने प्यारी शर्मीली लायरा को देखा और भी उदास महसूस किया। तुम और चाहोगी? ये लो। ये कहते हुए मैंने स्लशी उसकी तरफ फिर से धकेली, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की चमक दौड़ी। घबराकर वह हकलाई, मुझे माफ कर दो। क्या इसलिए क्योंकि मैंने इसमें से पी लिया? क्या तुम सोचते हो मैं गंदी हूँ? मैंने पूरी तरह भावहीन अभिव्यक्ति बनाए रखी, स्लशी को वापस खींचा और पुआल से एक बड़ा घूंट लिया। एक चिड़चिड़े स्वर में मैंने बड़बड़ाया, बहुत हो गया, बैठो और शांत रहो। ये देखकर कि मैंने एक ही पुआल से पीने के लिए उसे गंदा नहीं समझा, लायरा का दिल उत्साह से फूट गया। वेंस को चाकू मारने की उसकी कल्पनाओं से भी ज्यादा। कैलन बहुत अच्छा है। काश वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता जीवन भर। वह भी उसके साथ इतना इतना अच्छा व्यवहार करती। किसी को कैलन को बुली करने की अनुमति नहीं है और किसी को भी उसे चुराने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। स्कूल लगभग 2 महीने से चल रहा था। मुझे लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। दोपहर में बस पर मैंने लायरा से पूछा, तुम्हारे पापा इतने लंबे समय से घर नहीं आए? लगभग 2 महीने हो गए। मैंने वेंस का एक निशान भी नहीं देखा। कल रात मैंने अपने माता पिता को फुसफुसाते सुना कि यह सुपर अजीब है। मुझे नहीं पता, लायरा ने धीरे से जवाब दिया। वह पहले भी 3 महीने के लिए गायब हो गया था। जैसे ही वह बोली, उसका हाथ अवचेतन रूप से अपने बैकपैक की पट्टियों को मोड़ने लगा। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मुझे लायरा से इतनी सीधे नहीं पूछना चाहिए था। उसके लिए वेंस एक जीवित दुस्वप्न था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बेचैन हाथ पर अपना हाथ रखा। कोई बात नहीं, अगर वह वापस आए तो मैं बस तुम्हें छिपा दूंगा। यह सुनकर लायरा जम गई। छिपा दो? क्या सामान्य प्रतिक्रिया उसे अनदेखा करना और घर जाने के लिए नहीं कहना नहीं होगी? कॉम्प्लेक्स में हर कोई वेंस से डरता था। जब वह पागल होता तो वह किसी के सामने के बरामदे पर शौच करने में सक्षम था। लायरा सच में मानती थी कि वेंस को इंसान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वह एक जानवर था और जानवर बूचड़खाने में जाते हैं। यह सोचकर उसकी नजर बर्फीली हो गई, स्पष्ट रूप से हत्या की भावना को पनाह देते हुए। लेकिन उसका हाथ पकड़ने वाला हाथ बहुत गर्म था। लड़के की आवाज भी गर्म थी। आह, वास्तव में हमें जड़ से समस्या को हल करना होगा। मैंने अभी एक पूर्ण प्रूफ योजना नहीं बनाई है। अभी के लिए बस उससे बचो, तुम फिर से आहत नहीं हो सकती। हालांकि जैसे ही हम घर पहुंचे, हमें पता चला कि वेंस क्यों नहीं लौटा था। लायरा के दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी, एक बहुत सुंदर महिला। महिला ने लायरा को देखा और पुकारा, बेबी। लेकिन लायरा का चेहरा पूरी तरह भावशून्य था। सहज रूप से वह मेरे पीछे छिप गई। मैंने भी सहज रूप से उसकी रक्षा करने के लिए एक हाथ उठाया। महिला का चेहरा पीला पड़ गया, शर्मिंदगी चमकी। उसकी नजर मेरी तरफ गई। तुम कैलिन हो, है ना?
क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं लायरा की माँ हूँ, आंटी सेलेना। मैंने सोचा कौन तुम्हें याद करता है, लेकिन मैंने अभी भी विनम्रता से पुकारा, आंटी सेलेना। सेलेना ने राहत की सांस ली। वह लायरा की तरफ मुड़ी। लायरा, माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तभी मेरी माँ, जिसने अभी अभी काम खत्म किया था, किराने का सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ी। लायरा, कैलिन, तुम लोग दालान में क्यों खड़े हो? अंदर जाओ, फ्रिज में तरबूज है। फिर उसकी आवाज अचानक रुकी। एक चौंके हुए स्वर में उसने हाँफा। सेलेना, तुम वापस आई? अंततः हम चारों हमारे अपार्टमेंट के अंदर समाप्त हुए। शुरू से अंत तक लायरा ने सेलेना से एक भी शब्द नहीं कहा। जब सेलेना ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो लायरा ने पूरी तरह बचाव किया। सेलेना इतनी शर्मिंदा थी कि उसे नहीं पता था कि अपने हाथ और पैर कहाँ रखें। मेरी माँ ने दूसरी ओर बस आह भरी। कैलिन, लायरा को अपने कमरे में होमवर्क करने के लिए ले जाओ, तरबूज साथ ले जाओ। अंदर जाने के बाद मैंने जानबूझकर दरवाजा थोड़ा अजर छोड़ा। अपने कान को लकड़ी पर दबाकर एक प्रो की तरह ईव्सड्रॉप कर रहा था। जैसे ही मैं अपनी पूरी ऊर्जा सुनने पर केंद्रित कर रहा था, एक छोटी सांस रोकती आवाज मेरे कान के ठीक बगल में बोली, क्या तुम इतनी बेताबी से सुनना चाहते हो कि वे क्या कह रहे हैं? मैं हिंसक रूप से चौंका, चिल्लाया, होली मैक्रोनी! आंतरिक रूप से मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर लायरा के नरम गोल गालों को चुटकी काटी। मुझे फिर से इस तरह डराने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। लायरा ने बचने की कोशिश नहीं की, चुटकी काटे गालों के माध्यम से बड़बड़ाती हुई, मुझे माफ कर दो। मैंने उन मासूम दो आंखों को देखा और तुरंत अपना गुस्सा हवा में उड़ता महसूस किया। मैंने आह भरी, तुम अपनी माँ के कहे जाने के बारे में क्यों नहीं जानना चाहती? जानने का क्या फायदा? लायरा का स्वर अविश्वसनीय रूप से सपाट था। वह मुझे वैसे भी नहीं चाहती। 1 साल से अधिक पहले सेलेना के जाने के बाद वह एक बार भी नहीं लौटी थी। वह जानती थी कि वेंस किस तरह का राक्षस है। वह यह भी जानती थी कि लायरा किस यातना के अधीन हो सकती है। फिर भी उसने अपनी बेटी को उस नर्क में छोड़ने के लिए अपना दिल कठोर कर लिया। अब उसे इतनी आराम से ये कहते हुए देखकर वह मुझे वैसे भी नहीं चाहती। मैं बीच में नहीं बोल सका। तुम्हें क्या पता, अगर तुम कोशिश नहीं करती, शायद वह इस बार तुम्हें लेने के लिए वापस आई है। लेकिन लायरा ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, भाई मैं पहले उसकी तलाश करने गई थी। उसने खुद को एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने ऐसी शक्ल बनाई जैसे उसने भूत देखा हो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी सांस ले रही हूँ। उस आदमी ने भी मुझे देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि बच्चा निशानों से ढका हुआ था। और फिर उसने उस आदमी से कहा, इस तरह के कचरे की परवाह मत करो, यह शायद एक घोटाला है। और फिर उसे खींच ले गई। लायरा ने जो कहानी सुनाई वह सरल थी, लेकिन मेरी पेंसिल पर मेरी पकड़ टूटने के बिंदु तक कस गई। उस पल वह कितनी तबाह हो गई होगी। अपनी खुद की माँ को खोजने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। फिर भी वास्तविकता ने ऐसा झटका दिया जो शायद वेंस की पिटाई से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। कोई भी मुझे कभी नहीं चाहेगा, लायरा ने फुसफुसाया। उसकी लंबी पलकों ने उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान छिपा दिया। वह इस बार भी मुझे नहीं चाहेगी। बकवास। मेरी माँ और पापा तुमसे प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैविक बेटी हो। मैंने हाथ बढ़ाकर मेरा दिल दुखता हुआ उसका सिर थपथपाया। तुम बस एक बच्ची हो, इतनी निराशावादी मत बनो। ये बस है कि तुम थोड़ी बदकिस्मत बच्ची हो। तुमने दूसरों से एक जीवन भर का कष्ट 8 साल की उम्र से पहले ही खा लिया। तो अब से ये आसान और खुशहाल होगा। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ये सुनकर लायरा ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। सच में? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। सच में। फिर भाई कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, है ना? उसने एक छोटी आवाज में आगे बढ़ाया। अपना छोटा हाथ बढ़ाकर मेरी शर्ट के किनारे को धीरे से पकड़ा। मुझे लगा कि यह बातचीत थोड़ी खतरनाक क्षेत्र में जा रही है, लेकिन उसे देखकर मानो वह किसी भी पल फूट फूट कर रोने वाली हो। मैंने फिर भी सिर हिलाया। आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया, अगर मेरी इतनी सुंदर और अच्छी व्यवहार वाली बेटी होती तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? हाँ, उसका परिवार सर्कस का शाब्दिक संग्रह है, लायरा। दूसरी ओर एक अंधे स्थान में जहां मैं नहीं देख सकता था, धीरे से अपने मुंह के कोनों को एक मुस्कान में झुका लिया। देखो, दयालु लोगों को मूर्ख बनाना इतना आसान है, उसने सोचा। मैं पूरी तरह सुनिश्चित करूंगी कि कैलिन को मेरे अलावा किसी और से कभी मूर्ख ना बनाया जाए। इस बीच मैं सोच रहा था, जितना अधिक मैं लायरा को समझता हूँ, उतना ही मैं समझता हूँ कि उसने अपने पिछले जन्म में उस राक्षस में क्यों बदल गई। ये एक चमत्कार था कि वह वयस्कता तक जीवित रही, बिना टेढ़ी होकर बड़ी हुए। इस जन्म में
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वह एक समाजवादी प्रेमी नागरिक बने। वह इतनी होशियार है, भविष्य में वह निश्चित रूप से समाज में योगदान दे सकेगी। जब तक हम मेरे कमरे से बाहर निकले, सेलेना गायब हो चुकी थी। मेरी माँ ने लायरा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। लायरा, आंटी को तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे पापा ने अनजाने में हत्या कर दी। वह शायद कुछ वर्षों के लिए जेल जाएगा। यह सुनकर लायरा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पूरी तरह भावशून्य था। तार्किक रूप से तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद थोड़ी असुविधा होगी। अब से कैसे तुम आंटी एवलिन, अंकल आर्थर और कैलन के साथ रहोगे? मेरी माँ का चेहरा बेबसी से भरा था। बस कुछ पल पहले सेलेना सचमुच अपने घुटनों पर गिरकर भीख मांग रही थी। कह रही थी कि वह शादी करने वाली है और उसके मंगेतर को नहीं पता कि उसकी बेटी है। उसने दावा किया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उस समय मेरी माँ की अभिव्यक्ति बर्फीली थी, लेकिन सेलेना ने शायद मेरी माँ के नरम दिल को नोटिस किया। उसने धमकी दी कि अगर एवलिन लायरा को लेने को तैयार नहीं है तो वह कॉम्प्लेक्स के अन्य पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाएगी। मेरी माँ ने प्यारी, अच्छी व्यवहार वाली लायरा के बारे में सोचा। उसे पड़ोसियों के साथ छोड़ दे। बिल्कुल नहीं, वह उन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। लायरा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसने एक बैंक कार्ड छोड़ा। वह अब से हर महीने पैसे जमा करेगी। अगर तुम कभी उसे याद करो तो आंटी उससे संपर्क करने में मदद करेगी। इससे पहले कि मेरी माँ अपना वाक्य समाप्त करती, उसने लायरा को धीरे से कहते सुना, आंटी, मैं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वह सारा पैसा दूंगी। मैं बस स्कूल जाना और खाना खाना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छी रहूंगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी माँ की शर्ट के किनारे को धीरे से खींचा। आंटी, कृपया मुझे मत फेंको। और ठीक उसी समय मैंने अपनी माँ को फूट फूट कर रोते देखा। बढ़िया, छोटी भविष्य की साइको अब आधिकारिक रूप से मेरी लाइव इन बहन है। लेकिन सच कहूं तो मैं थोड़ा उत्साहित था। मुझे उम्मीद थी कि वेंस वहां हमेशा के लिए सड़ जाएगा। इस तरह इस बार लायरा अंततः स्वस्थ और सुरक्षित बड़ी हो सकती है ना? और बस ऐसे लायरा स्थायी रूप से हमारे घर आ गई। वेंस को कितने साल जेल मिले, वास्तव में कोई नहीं जानता था। सेलेना विवरण के बारे में अस्पष्ट थी। मेरी माँ ने अनुमान भी लगाया कि सेलेना बिल्कुल भी लायरा से निपटना नहीं चाहती थी, लेकिन बाल परित्याग के लिए रिपोर्ट किए जाने से डरती थी। उसने कुछ इस बारे में बड़बड़ाया कि लायरा की जीवन शक्ति वेंस की तरह ही जिद्दी है। इतनी छोटी बच्ची यह सब कैसे बच गई? मेरी माँ की धीमी आवाज बेडरूम से आ रही थी, शुद्ध आक्रोश से भरी। दरवाजे पर खड़े होकर मुझे भी वही आक्रोश महसूस हुआ। उनके मूल घर में कोई नहीं चाहता था कि लायरा जिए, उसके अपने माता पिता भी नहीं। क्रोध और शक्तिहीनता की एक दमघोंटू भावना मुझ पर छा गई। हमारे घर में लायरा का अत्यधिक सावधान, अंडे से कदम पर चलने का व्यवहार अब एक भयानक रूप से स्पष्ट उत्पत्ति की कहानी रखता था। मैंने मुंह मोड़ा और टिपट्टों से वापस अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने फर्श पर पैडेड मैट पर बैठी एक आकृति देखी। मेरा दिल चिल्लाया, होली मदर ऑन ऑफ पर्ल, और मैंने लगभग जोर से गाली दी। लेकिन छोटी सिलहूट ने अचानक अपना सिर घुमाया और फुसफुसाया, भाई। मैंने एक बड़ी सांस छोड़ी, पास आया, अपनी आवाज धीमी रखते हुए, क्या तुम सोने नहीं गई? मुझे एक बुरा सपना आया। उठा और देखा कि तुम वहां नहीं थे। छोटी लड़की की आवाज छोटी थी, आंसू भरी कंपकपी से भरी हुई। उसने हाथ बढ़ाया और आदत से मेरी पजामा शर्ट के किनारे को पकड़ लिया। धीमी रोशनी के माध्यम से मैंने उसकी आंखों में नमी चमकती देखी। क्या वह रोते हुए उठी थी? उन भयानक चीजों को याद करते हुए जो मैंने अभी अभी सुनी थी, मैंने एक आह भरी। हाथ बढ़ाकर उसका छोटा हाथ पकड़ा। तुम फर्श पर क्यों बैठी हो? उठो और सो जाओ। मैं बस पानी लेने बाहर गया था। लायरा ने मेरे खींचने का अनुसरण करते हुए खड़ा हो गया, लेकिन उसने बिस्तर पर चढ़ने के लिए बिल्कुल कोई हरकत नहीं की। वह बस वहीं जमी रही। मैंने उसे एक पल के लिए देखा, झिझकते हुए। क्या तुम अकेले सोने से डरती हो? मैं फिर से कमरा नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं फर्श पर एक बिछौना बना सकती हूँ? मैं बस थोड़ा तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। लायरा की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, थोड़ी कांप रही थी। मुझे ऊपर अकेले लेटने से डर लगता है। ये तुमसे बहुत दूर है। ये अच्छी बात थी कि लाइटें बंद थीं, नहीं तो मैं उसकी आंखों में शुद्ध उत्साह को छिपाने की कोशिश भी नहीं करते देखता। उसे वास्तव में अभी एक सपना आया था, लेकिन ये एक सपना था जहां उसने एक चाकू लिया और वेंस का जीवन समाप्त कर दिया। जब वह उठी तो रोमांच और एड्रेनालाइन ने उसके पूरे शरीर को कांपा दिया। उसकी आंखें सचमुच चमक रही थीं। जैसे ही उसने मेरे कदमों की आवाज सुनी, वह बिस्तर से उठ गई थी। वह जानती थी कि मैं पूरी तरह नरम हूँ, खासकर जब मुझे ठीक ठीक पता था कि सेलेना ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। लायरा को दया आना पसंद नहीं था, लेकिन अगर दया करने वाला व्यक्ति कैलन था तो वह पूरी तरह से अलग कहानी थी। मैं पूरी तरह अंधेरे में उसके सामने खड़ा था। हम में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा,
केवल हमारी सांसों की आवाज ने कमरा भरा। अंततः मैं थोड़ा खिसका, थोड़ी जगह बनाकर, बस आज रात के लिए ऊपर आ जाओ। लायरा एक बड़ी मुस्कान फैलाकर बिजली की गति से बिस्तर पर चढ़ गई, केवल एक सूक्ष्मदर्शी स्थान पर कब्जा करते हुए। भाई मैं नींद में नहीं हिलती, मैंने सोचा। हाँ, मुझे पता है कि मैं हिलता हूँ। मैं लायरा के बगल में लेटा, अंधेरे में घूरता हुआ। अचानक मैंने कहा, चलो तुम्हें एक बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है भाई। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था, उसके 12 बेटे थे। उनके नाम थे समृद्धि, लोकतंत्र, सभ्यता, सद्भाव। भाई ये तो समाजवादी मूल्य हैं, है ना? एक झिझकती डरपोक आवाज ने बीच में टोका, चुप रहो। मैंने शर्मिंदगी और गुस्से की लहर महसूस की। एक 8 साल की बच्ची को यह सब कैसे पता है? तो तुम इसे एक बार पढ़ो, अब से तुम्हें इसे हर रात पढ़ना होगा। ओह, समाजवादी मूल्य हैं। आखिरकार मैं फिर से सो गया। आह, युवावस्था का लाभ। सिर तकिए पर लगते ही बत्ती की तरह गायब। यह देखकर कि मैं पूरी तरह दुनिया से गायब हूँ, लायरा ने धीरे धीरे सिर घुमाकर मुझे देखा। वह केवल मेरी साइड प्रोफाइल की धुंधली सिलहूट देख सकती थी। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। जब मैंने सहज रूप से करवट बदली और उसे अपनी बाहों में खींचा, तभी उसने संतोषजनक ढंग से अपनी आंखें बंद की। मैं थोड़ा भारी था, लेकिन लायरा ने अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित महसूस किया। सुरक्षा की वह भावना जो उसने 5 साल की उम्र के बाद से महसूस नहीं की थी। उस रात के बाद मैंने अंततः लायरा को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए खुद को मना लिया और उसे सही तरीके से पालने की प्रतिज्ञा की। मेरा मतलब है, वह अभी तक साइको नहीं बनी है ना? मैं मरना नहीं चाहता और न ही मैं लायरा को अपने साथ नीचे जाने देना चाहता हूँ। वेंस के मामले का अंतिम फैसला आ गया। अनजाने में हत्या, 7 साल जेल की सजा, जिसका मतलब था कि अगले 7 सालों के लिए लायरा पूरी तरह सुरक्षित थी। कुछ समय बाद मुझे एक नई बेहद कष्टप्रद समस्या विकसित हुई। मेरे रूममेट को इतने बुरे सपने क्यों आते हैं? हफ्ते में 2 या 3 बार वह दयनीय रूप से मेरे बिस्तर के पास खड़ी होती, समाजवादी मूल्यों को एक भिक्षु की तरह पढ़ती, गंभीरता से, लायरा, अगर तुम्हें एक और बुरा सपना आया तो मैं माँ को तुम्हारे साथ सोने के लिए बुलाऊंगा। मैंने बिस्तर के पास खड़ी लायरा को घूरा। मेरा स्वर बिल्कुल दोस्ताना नहीं था। लायरा ने पलक झपकाई। उसकी पलकें पूरी तरह मुड़ी हुई थीं, उसकी आंखें स्पष्ट थीं। वह मासूमियत की तस्वीर थी। लेकिन मैं अब पूरी तरह प्रतिरक्षित था। हर बार जब वह मेरे बिस्तर पर चढ़ती, वह एक परी होती। लेकिन अगली सुबह गारंटी कि मैं उसे एक विशाल मानव आकार के टेडी बियर की तरह चम्मच से पकड़ रहा होता। क्या यह उचित है? हम अब बच्चे नहीं हैं। हमारे घर में आधे साल बाद लायरा का रंग साफ होकर चीनी मिट्टी की तरह सफेद हो गया था। उसके गालों पर थोड़ी स्वस्थ बेबी फैट आ गई थी। वह लंबी हो गई थी। वह एक उचित सुंदर युवा लड़की के रूप में विकसित हो रही थी। लेकिन जब भी वह मुझे देखती, वह अभी भी उतनी ही नरम और चिपचिपी थी। मेरी डांट पर उसने बस एक शांत ओह मुझे पता है, मैं पढ़ना खत्म करके बिस्तर पर आ जाऊंगी, कहा और बहुत दुखी दिखते हुए मुंह मोड़ लिया। मैंने अचानक उसे पुकारा, रुको। जब वह चमकती आंखों से लौटी तो मैंने पूछा, अगर तुमने फियोना और थॉर्न को मुक्केबाजी करते देखा तो तुम क्या करोगी? लायरा का आंतरिक उत्तर, उन्हें एक दूसरे को पीट पीट कर मारने दो। अगर मैंने उन्हें हथियार नहीं दिया तो मैं संत हूँ। लेकिन मेरी गंभीर कड़ी नजर को पूरा करते हुए उसने गंभीरता से जवाब दिया, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी और किसी को टीचर लाने के लिए कहूंगी। मैंने गहरी संतोष के साथ सिर हिलाया। ठीक है, बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। देखो, मुझे पता था कि वह बचाने योग्य है। कम से कम हाल के मेरे अवलोकनों के आधार पर मेरे शैक्षिक प्रयासों ने बड़े लाभांश दिए। मुझे खुश देख लायरा ने कहा, गुड नाइट भाई, और चादर के नीचे चढ़ गई। आधी रात में मुझे बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ा। मैंने आंखें खोली और लायरा को मेरे बिस्तर के ठीक बगल में फर्श पर लेटे देखा। अगले ही दिन मैंने अपने माता पिता को घोषणा की, मैं लगभग 9 साल का हूँ। लायरा के साथ एक ही कमरे में सोना अब पूरी तरह अनुचित है। लायरा, जो अपनी दलिया में नीचे देख रही थी, ने अपने चम्मच पर पकड़ कस ली। भाई सहयोग नहीं कर रहा है। घर पर लायरा आज्ञाकारी बच्चे का प्रतीक थी। स्कूल में वह आइस क्वीन थी। उसने सभी को ठंडा कंधा दिया, सिवाय मेरे, स्पष्ट रूप से। लेकिन क्योंकि मैं लगातार उसे अपने सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए परेशान करता था, लायरा के आखिरकार कुछ अर्धमित्र थे। अब जो ब्रायनी पहले उसे बुली करती थी, वह भी उसके साथ घूमना पसंद करती थी। 6ठी कक्षा तक वह मूल रूप से आधे स्कूल की मूर्ति बन गई थी, मुख्यतः क्योंकि उसके ग्रेड बेतहाशा अच्छे और अविश्वसनीय रूप से स्थिर थे। मेरे ग्रेड की तुलना में देखो। तुम अभी भी बाहर खेलना चाहते हो? अपनी डेस्क पर वापस जाओ और अतिरिक्त ट्यूशन करो। सच कहूं तो मेरे ग्रेड उतने भी बुरे नहीं थे। बस लायरा एक और स्तर पर थी और एक ही छत के नीचे प्रत्यक्ष तुलना के साथ मेरी माँ कभी संतुष्ट नहीं थी। मुझसे मत पूछो कि एक पुनर्जन्म वयस्क एक 11 साल के बच्चे से अंक क्यों नहीं पा सका।
आज छठी कक्षा की गणित की समस्याओं को हल करने की कोशिश करो। हाँ, ये हर बार एक अहंकार की मौत है। मेरी माँ के मुझे पढ़ाई करने के आदेश को सुनकर लायरा ने कहा, आंटी एवलिन, मैं कैलिन को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ? मैंने उसे एक नजर घूरी और आंतरिक रूप से हंसा। हाँ ठीक है। ठीक है तो तुम लंबी हो गई हो, लेकिन तुम मुझे भाई भी नहीं कहती। मेरी माँ की मेरी तरफ बवंडर स्तर की आग के बिल्कुल विपरीत लायरा का सामना करते समय वह एक शाब्दिक संत थी। मैं इसे तुम्हारी अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दे सकती लायरा, मिस्टर ठंडर ने कहा। तुम्हारे ग्रेड के साथ तुम फर्स्ट मिडिल स्कूल में पक्की हो? लायरा ने गंभीरता से कहा। आंटी, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं कैलिन के साथ फर्स्ट मिडिल स्कूल जाना चाहती हूँ। यह कहते हुए उसने मुझ पर एक नजर डाली। मैंने आह भरी। मैं सच में अपने ग्रेड सुधार सकता हूँ, मेरी चिंता मत करो। मेरी माँ ने हम दोनों को देखा, सिर हिलाया। हम बाद में इस पर बात करेंगे। हम कल घूम रहे हैं, जल्दी उठना। यह सही है। हम आखिरकार घर छोड़ रहे थे। मेरी माँ हमें यहाँ से दूर ले जाने के लिए बेताब थी। उम्मीद करती थी कि जब वेंस बाहर आएगा तो वह हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसे अपनी बेटी की कभी परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी माँ के दिल में लायरा मूल रूप से उसका अपना मांस और खून था। वह रात हमारी एक कमरा साझा करने की आखिरी रात थी। नए घर में हम प्रत्येक के अपने स्वतंत्र बेडरूम होंगे। मेरी पूर्ण उत्साह की तुलना में लायरा स्पष्ट रूप से नाखुश थी, खासकर जब उसने मुझे अपने बैकपैक से एक छोटा गुलाबी उपहार बॉक्स निकालते देखा। उसकी आंखें तुरंत बर्फीली हो गईं। सच कहूं तो मैं खुद भी काफी हैरान था। ये क्या है? लेकिन मैंने जल्दी से दो और दो जोड़ दिए। शायद स्कूल की किसी छोटी लड़की ने अंदर डाला था। मैंने अंदर खोजा। बिंगो, एक गुलाबी चिपचिपा नोट, उस पर एक ICQ नंबर लिखा था। एक वाक्य, कैलिन, क्या हम इंटरनेट दोस्त बन सकते हैं? हम अपने होमवर्क पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। मैंने चीज वापस पैक की। सोमवार सुबह पहली बात लौटाने की योजना बना रहा था। मैं कोई पेड़ो नहीं हूँ। मैं 11 या 12 साल की लड़की के फ्लर्ट करने पर किसी अजीब प्रतिक्रिया में नहीं पड़ूंगा। वास्तव में मुझे बस बहुत अजीब लगा। लायरा ने मेरी हरकतों को चौड़ी आंखों से देखा। एक भूतिया स्वर में उसने पूछा, भाई, वह क्या है? मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, छोटी लड़कियों को जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेहनत से पढ़ाई पर ध्यान दो। लायरा ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। उसका चेहरा तंग था, बहुत परेशान दिख रहा था। यह देखकर मैंने बस हाथ बढ़ाकर उसका सिर वापस उसकी किताबों की तरफ मोड़ दिया। अपनी गणित की समस्याएं करो। लायरा ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। उसने एक नरम ओह छोड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अनुमान लगा सकती थी कि किसने दिया। कैलिन उसका भाई है, कोई उसे नहीं ले जा रहा। उस रात मैंने पूरी तरह चुपचाप लायरा को घूरा, जो एक तकिया पकड़े मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। भाई, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, लायरा ने पूरी धार्मिकता के साथ घोषणा की। मैंने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और उसके बिस्तर पर भरवां जानवरों के पहाड़ की तरफ इशारा किया। बड़े छोटे हर एक मेरे द्वारा खरीदा गया। तुम किससे डरती हो? क्या तुम डरती हो कि वे जीवित होकर तुम्हें खा लेंगे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि लायरा सीधे चेहरे से सिर हिलाएगी। मुझे सपना आया कि स्पाइडरमैन ने मुझे काटा और मैं मकड़ी बन गई, और फिर कैप्टन अमेरिका ने सुपर हीरो की एक सेना का नेतृत्व करके मेरा पीछा किया। उन्होंने कहा मैं एक राक्षस हूँ। मैं डॉर्मन के पास दौड़ी और आधे रास्ते में उसने भी मुझे बचाने से इनकार कर दिया। उसे बिना पलक झपकाए या बकवास बोलते देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। होली स्वीट मदर ऑन ऑफ क्रॉसओवर, ये वास्तव में काम करता है। मेरे पापा उसी समय दरवाजे से गुजर रहे थे। तू बदतमीज है, क्या तुझे फिर से पिटाई की खुजली है? बिल्कुल नहीं पापा, हम अभी सो रहे हैं। मैंने जल्दी से चिल्लाया और फिर मैंने देखा कि कैप्टन अमेरिका द्वारा वांछित भगोड़ा चतुराई से मेरे बिस्तर पर चढ़ गया। भले ही मैं बहुत अनिच्छुक था। एक बार लायरा ऊपर आ गई। वह वापस नीचे नहीं जा रही थी। हठपूर्वक मैंने उसका कंबल भी अपने बिस्तर पर खींच लेने का फैसला किया। प्रति व्यक्ति एक कंबल। नहीं तो जब मैं अनिवार्य रूप से सारी चादरें चुरा लेता तो लायरा निश्चित रूप से जम कर उठती। यह लड़की खच्चर की तरह जिद्दी थी। भले ही वह ठिठुर रही हो, वह कंबल वापस नहीं खींचती, बस वहां जमी रहती। एक बार उसे सचमुच इस वजह से भयंकर सर्दी लग गई और मुझे माँ से जोर डांट पड़ी। सच कहूं तो ये मेरी गलती कैसे थी? उसका अपना बिस्तर था, लेकिन वह मेरे में घुसने पर अड़ी रही। उस रात लायरा के समाजवादी मूल्यों को ईमानदारी से पढ़ने के बाद मैंने अपना दिनचर्या प्रश्न पूछा। अगर तुम किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करती हो जो तुमसे बहुत मजबूत हो और लड़ाई हो, तो तुम क्या करोगी? लायरा ने मुझे अपनी बड़ी आंखों से घूरा। पहले खुद की रक्षा करूंगी, फिर भाई, अंकल और आंटी के मुझे बचाने आने का इंतजार करूंगी। मैंने अनुमोदन का ग्रंट किया। ये याद रखना, जैसे तुम छोटी थी, हमेशा सबको अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश मत करो। याद रखना,
मेरे माता पिता और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और तुम्हारे पास हम हैं। मेरी आवाज धीरे धीरे नरम होती गई जब तक कि मैं अंततः सो नहीं गया। लायरा, जो मूल रूप से किसी को उसके भाई को चुराने की कोशिश के बारे में सोचकर गुस्से से भरी थी, अचानक अपना सारा गुस्सा वाष्पित होता हुआ महसूस करने लगी। अभी कुछ पल पहले वह उस लड़की को डराने और भगाने की साजिश रच रही थी, लेकिन अब उसे अचानक ऐसा कुछ नहीं करना था। वह हमेशा के लिए मेरी नजरों में सही अच्छी लड़की बनना चाहती थी, अगर यही उसे पसंद है। लायरा ने फुसफुसाया, गुड नाइट भाई, और फिर उसने पूर्ण शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं।